Hello everyone, today we are going to continue our chapter electricity. लास्ट टाइम पे वैसे तो हमने रेजिस्टेंसेस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हमें पढ़ना है कि जब टू और मोर देन टू रेजिस्टेंसेस को एक साथ हमें अरेंज करना है, कंबाइन करना है, तो किन किन तरीके से उनको हम कंबाइन कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा आज रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आफ्टर दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर एंड फाइनली कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट टाइम पे जो हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस क्या है, रुकावट है। तो रुकावट को किन किन तरीके से जोड़ा जा सकता है, यानी मतलब ये है कि किस तरीके से उस रुकावट को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। तो दो मेथड होंगे यहाँ पर। उसी तरीके से सीरीज़ कॉम्बिनेशन जिसमें रुकावट को बढ़ाया जा सके, और पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसमें रुकावट को घटाया जा सके, मतलब रेजिस्टेंस को ज़्यादा करना है या फिर कम करना है। जैसे कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एक ही लाइन के अंदर कई सारे रेजिस्टेंसेस को हम जोड़ देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लिए हुए हैं, वो क्या क्या हैं, R1, R2 एंड R3। तो तीनों एक ही लाइन में अरेंज्ड है और करंट इसमें क्या है, वो सेम जा रहा है, दैट इज I। ओके। और दूसरा है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें क्या होता है कि जो रेजिस्टेंसेस हैं वो अलग अलग लाइंस में अरेंज्ड हैं। तो तीनों ही लाइन, जैसे यहाँ पे R1, R2 और R3 दे रखे हैं, तो तीनों ही लाइन में अलग अलग करंट जा रहा है। पहले में I1, दूसरे में I2, तीसरे में I3। तो इस तरीके से जो है करंट डिवाइड हुआ। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉमन फॉर ऑल रेजिस्टर्स, दैट इज़ V, जो हमने नीचे से प्रोवाइड कराया। कोई भी सोर्स हो सकता है, बैटरी या फिर सेल। लेकिन अगर हम सीरीज़ में बात करते हैं तो सीरीज़ में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सबका डिफरेंट है। मान लो इसका V1 होगा, इसका V2 होगा, इसका V3 होगा। तो इस तरीके से सबका अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है। लेकिन इसमें क्या, करंट सेम है। सीरीज़ में हमारा करंट सेम है और पैरेलल में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात करते हैं हम। डेरिवेशन है फॉर्मूले का। तो इसमें क्या है कि वही 3 रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर भी लिए हुए हैं, R1, R2 एंड R3। R1, R2 एंड R3 तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए 3 वोल्ट मीटर हमने यूज़ किए। पैरेलल में हमने तीनों को अलग अलग यूज़ किया, V1, V2 एंड V3। तो यहाँ पर क्या होगा कि V विल बी डिफरेंट बट I विल बी सेम, क्योंकि करंट तो सेम ही जाएगा, क्योंकि लाइन हमारी यहाँ पे सिर्फ कॉमन है, अकेली लाइन है जिसमें तीनों रेजिस्टेंस हैं। तो जो चीज़ डिफरेंट है वही फाइनली क्या होगी, सम अप होगी। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस ही तो हमारा डिवाइड हुआ 3 में, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, जो कि 3 में ही डिवाइड हुआ था, V1, V2, V3 में। तो फाइनली कुल मिला के बात किया, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है, सम है तीनों डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंसेस का। उसके साथ में एक हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया हुआ है। इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब क्या है कि तीनों को हटा के एक रेजिस्टेंस हमने मान लिया R इक्विवेलेंट, मतलब सेम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा जैसे वो तीनों एक साथ प्रोवाइड करा रहे हैं। मे बी वैल्यू कुछ भी हो उसकी, वो बात की बात है। तो हमने क्या किया इसमें कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो V1 इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो ये क्या है, गिवन सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस की हमने इक्वेशन बना दी। और इक्विवेलेंट सर्किट में अगर हम इसी चीज़ को देखें तो V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसके बाद क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड IR इक्विवेलेंट इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। सो I से I कॉमन लेके इसको काट देंगे और R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है इसका। तो कुल मिला के बात ये है कि कई सारे रेजिस्टेंसेस को जब हम ऐड करते हैं तो वो क्या होगा, ऐड होगा सीरीज़ के केस में।
सिंपली एडिशन कर देना है उनका। तो क्या क्या कंक्लूजन्स हमें मिले सीरीज़ कॉम्बिनेशन से? अगर आपको ज़्यादा वैल्यू चाहिए रेजिस्टेंस की तो आप गिवन रजिस्टर्स को सीरीज़ में ऐड करेंगे जिससे कि वैल्यू जो है हमको ज़्यादा मिले। और दूसरी बात कि नेट रेजिस्टेंस विल बी मोर देन हाईएस्ट वैल्यू रजिस्टर। कहने का मतलब क्या है इसमें कि मान लीजिए आपके पास 3 रेजिस्टेंसेस गिवन हैं, 2 ओम, 3 ओम एंड मान लीजिए वो 5 ओम है। तो इनको अगर आप सीरीज़ में ऐड करते हैं तो क्या होगा, जो फाइनल वैल्यू आएगी रजिस्टर्स की वो कितनी आएगी, 2 + 3 + 5 दैट विल बी 10 ओम। तो हाईएस्ट वैल्यू रेजिस्टेंस इसमें कौन सा था, 5 ओम था। और अगर हम उनको किस में ऐड कर रहे हैं, सीरीज़ में, तो सीरीज़ में जो नेट रेजिस्टेंस मिलेगा कितना मिला, 10 ओम। तो 10 ओम इज़ मोर देन हाईएस्ट वैल्यू रजिस्टर, ठीक है, 5 ओम से जब बड़ा है। तो यही हमें इससे फ़ायदा मिलता है कि अगर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी ज़्यादा अगर हमें बनाना है तो उन गिवन रजिस्टर्स को आप सीरीज़ में ऐड कर दीजिए। आगे आता है कि वेरीफाई सीरीज़ कॉम्बिनेशन। कहने का मतलब ये, एक तो पूछ लिया गया कि आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये सीरीज़ में गिवन है रजिस्टर्स, या फिर दूसरे तरीके से पूछ लिया जाए कि जो गिवन रजिस्टर्स हैं उनमें से सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मान लो हमारे पास ये सर्किट है, तो सर्किट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। वो क्या है कि हर एक रेजिस्टेंस के बाद एक एक अमीटर ऐड कर दो, एक यहाँ पे कर दिया और एक यहाँ पे कर दिया, मतलब A1 A2 और A3, 1 2 3 अमीटर्स हमने यहाँ पे यूज़ कर लिए। तो क्या होगा, क्योंकि करंट तो सब में से सेम जा रहा है, R1 R2 और R3 में से, तो जाहिर सी बात है A1 A2 और A3 में जो भी करंट की वैल्यू आएगी मेज़र होके वो सेम होगी। तो इस तरीके से हम ये स्टेटमेंट लिख के बता सकते हैं कि आफ्टर एडिंग 3 अमीटर्स आफ्टर ईच रजिस्टर, the each ammeter will show the same value of current. Hence, the given resistors are arranged in series combination. तो add ammeter after each resistor और each ammeter will show same value of current. तो बहुत ही सिंपली तरीके से हम इसको आंसर दे सकते हैं। बोर्ड में शायद 1-2 बार पूछा भी जा चुका है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम बहुत ही शॉर्ट में इसको आंसर कर सकते हैं। बोर्ड में पूछा भी जा चुका है, लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक ये पूछा गया था। तो दूसरा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर भी हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकल के आता है। तो एक सर्किट डायग्राम हमने यहाँ पर अज्यूम किया हुआ है और इस सर्किट डायग्राम में 3 रेजिस्टर्स हमारे पास गिवन हैं, R1 R2 एंड R3। तो इनमें क्या अलग अलग बात है कि करंट जो है वो डिफरेंट जा रहा है, I1 I2 और I3। जो मेन करंट की वैल्यू है I, वो डिवाइड हुई 3 अलग अलग वैल्यूज़ में, I1 I2 और I3 में। तो तीनों की वैल्यू मे बी डिफरेंट। अगर R1 R2 और R3 तीनों का जो मैग्नीट्यूड है रेजिस्टेंस का वो अलग अलग है, तो सेम होगा तो जाहिर सी बात है कि सेम करंट जा सकता है, इक्वली डिवाइड होगा करंट। लेकिन अगर अलग अलग वैल्यू रेजिस्टर्स की तो वहाँ पर अलग अलग करंट जाएगा ही जाएगा। जहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पे करंट कम जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं कि करना क्या है इसमें। कि मान लीजिए यहाँ पर 3 रेजिस्टर्स थे और तीनों को अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट में उनको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो इक्विवेलेंट सर्किट में क्या है, R इक्विवेलेंट हमने उसको मान लिया और पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि हम पहले करा रहे थे, V। तो तीनों की वैल्यू को शो कर रहा है यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट, उसकी वैल्यू भले ही कितनी भी आए वो बात की बात है। तो जो बात हमें याद रखनी है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारा यहाँ पर सेम रहेगा, ठीक है ना, और जो करंट होगा वो डिफरेंट होगा। तो जो चीज़ डिफरेंट है उसी को हम सम अप कर देते हैं। तो I विल बी इक्वल्स टू I1 + I2 + I3, ठीक है। और I इक्वल टू क्या होता है, V/R। तो I1 इक्वल टू V/R1 + V/R2 + V/R3 जो कि गिवन सर्किट में है। और साथ में क्या है, एक इक्विवेलेंट सर्किट भी हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इक्विवेलेंट सर्किट में जो चीज़ दे रखी है क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने V ही माना है और तीनों रेजिस्टर्स को हटा के हमने R इक्विवेलेंट माना है जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस सर्किट में
क्या होगा, I इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो फर्स्ट और सेकंड, इन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या पता चलेगा कि v अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू प्लस वी अपॉन आर थ्री। तो v को हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का तरीका आप भले ही ये यूज़ करते होंगे, v को बाहर ले लिया और यहाँ पर वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री इस तरीके से लिख लिया, v से v कैंसिल आउट हो गया। तो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। तो फॉर्मूले में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, वहाँ पर तो हम डायरेक्ट ऐड करते थे जैसे आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और यहाँ पर रेसिप्रोकल में ऐड कर रहे हैं। जब रेसिप्रोकल में ऐड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पर अगर सीरीज़ में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा आती है ऐड करने के बाद तो पैरेलल में वो कम आएगी। देखते हैं जरा कैसे। तो कंक्लूजन पहले तो देख लो जरा क्या क्या कंक्लूजन्स रहे कि टू ऑब्टेन लेस रेजिस्टेंस ऐट गिवन रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अगर हमें कम वैल्यू चाहिए रेजिस्टेंस की तो गिवन रेजिस्टर्स को हम किस में ऐड करेंगे, पैरेलल में। और दूसरी बात क्या है कि नेट रेजिस्टेंस इज लेस देन लीस्ट वैल्यू रेजिस्टर। एग्जाम्पल से हम समझते हैं इस चीज़ को कि मान लो हमारे पास 2 ओम और 4 ओम और मान लो 6 ओम का 3 रेजिस्टेंस हैं। तो तीनों को हमने किस में ऐड किया, पैरेलल में। तीनों की लाइन जो होगी डिफरेंट होगी मान लो इस तरीके से, और कोई भी बैटरी दी होगी वी पोटेंशियल की 2 ओम 4 ओम और 6 ओम। हमसे पूछा है नेट रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट में। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 6। एलसीएम लेंगे तो आएगा करीबन 12 और 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 11 अपॉन 12। तो 1 अपॉन आर इक्वल टू 11 अपॉन 12, तो आर इक्वलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 अपॉन 11। तो 12 अपॉन 11 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, लमसम 1.1 के आसपास मान लेते हैं। तो यही हमारा दूसरा कंक्लूजन था कि नेट रेजिस्टेंस जो आया हमारा वो सबसे कम वैल्यू वाले रजिस्टर से भी कम आता है। सबसे कम वैल्यू वाला कौन सा था, 2 ओम था। तो 2 ओम से भी कम आया पैरेलल में ऐड करने के बाद, कितना आया 1.1। तो दैट इज़ द पॉइंट वी हैव टू रिमेंबर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब क्या है कि कम वैल्यू अगर हमें रजिस्टर्स की करनी है तो गिवन रजिस्टर्स को हम किस में ऐड करेंगे, पैरेलल में। और यही एक वजह है जिससे कि हम हाउस होल्ड सर्किट्स में, घरों में जो बिजली की फिटिंग होती है उसको हम पैरेलल में करते हैं। पैरेलल में मतलब अलग अलग अप्लायंसेस के लिए अलग अलग लाइन जाती है। उससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, लोड नहीं पड़ता। और दूसरी बात क्या है कि अगर मान लो एक लाइन में फॉल्ट हो रहा है, एक किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर मान लो ख़राब भी हो जाता है तो अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीरीज़ में होता तो एक ख़राब हुआ तो सब आगे के काम करना बंद कर देंगे क्योंकि सर्किट जो है ब्रेक हो जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के ये 2 एडवांटेजेस हैं। पहला कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर एक काम करना बंद कर दे तो दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या है कि रेजिस्टेंस उसमें कम मिलता है, लोड हमें कम मिलेगा। अगली चीज़ पूछी जाती है कि हाउ विल यू वेरीफाई पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि पैरेलल की पहचान आप कैसे करेंगे। तो जैसे कि हम सीरीज़ में कर रहे थे वैसे ही लगभग यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे इसमें कि 3 अमीटर हम यूज़ कर लेते हैं हर एक रेजिस्टर के बाद। मान लो A1 यहाँ पे कर लिया, A2 और A3, 3 अमीटर हमने यहाँ पर यूज़ किए अलग अलग रेजिस्टर के बाद। तो क्या होगा कि तीनों में से करंट की वैल्यू डिफरेंट मेजर होगी अगर R1 और R2 और R3 तीनों की वैल्यू डिफरेंट है तो। और मेन जो रीडिंग आ रही थी इसकी करंट की, वो हम उसके लिए एक अमीटर यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, कहीं पे भी बीच में आप यूज़ कर लीजिए। तो मेन अमीटर की वैल्यू जो होगी, मान लीजिए उसमें I आती है तो I इक्वल टू, वो डिवाइड हुआ 3 रजिस्टर्स में, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये तो 100% होगा ही होगा। इस तरीके से हम उसको वेरीफाई करके दिखा देते हैं कि नेट करंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल करंट्स विच हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 रजिस्टर्स। तो ऐड अमीटर आफ्टर ईच रजिस्टर विद 1 मेन अमीटर। और दूसरी बात, ईच अमीटर विल
हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट सच दैट आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। एक न्यूमेरिकल है, इस तरीके से हम यहाँ पर लेके चलते हैं कि हमें 4 रजिस्टर्स गिवन हैं, ऊपर वाले जो हैं वो सीरीज़ में दे रखे हैं और नीचे वाले वो आपस में सीरीज़ में, क्योंकि करंट जो है जो इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा और जो करंट यहाँ पर जाएगा वही इसमें जाएगा। तो दो अलग अलग सीरीज़ हैं यहाँ पर, तो दोनों सीरीज़ को मिला के एक पैरेलल बन रहा है, एक ऊपर वाली सीरीज़ का और एक नीचे वाली सीरीज़ का। अब ये दोनों लाइन कैसे हैं, वो पैरेलल में, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंट करंट जा रहे हैं। ठीक है, तो इन बातों को हमें ध्यान रखते हुए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो ऊपर वाले जो सीरीज़ है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, मान लो उसको हम नाम दे देते हैं RS1, है ना, R सीरीज़ 1, RS1 विल बी इक्वल टू 4 ओम प्लस 4 ओम, दैट विल बी 8 ओम। ठीक है, और ऐसे ही नीचे वाली सीरीज़ जो है RS2 इक्वल टू 4 प्लस 4, दैट विल ऑल्सो 8 ओम। अभी दोनों क्या हैं, वो पैरेलल में हैं, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 8, दैट विल बी 2 अपॉन 8, 1 अपॉन 4। तो R इक्विवेलेंट कितना है यहाँ पे हमारा 4 ओम ही आ गया। इस तरीके से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो रेजिस्टेंस आ गया। चलो हाँ, उसमें पूछा गया है कि फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर ऑल्सो। अगर मान लो ये अमीटर है ना यहाँ पे, तो अमीटर में कितनी रीडिंग आएगी, मतलब करंट पूछा है इनडायरेक्टली। तो करंट के लिए हम क्या करेंगे, जैसे R इक्विवेलेंट हमारा कितना आया यहाँ पर, R इक्विवेलेंट हमारा आ गया 4 ओम, चारों रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट, यानी कि सब जोड़ के पैरेलल और सीरीज़ को मिला के 4 ओम आता है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है, 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, तो I कितना, करंट कितना होगा, I इक्वल टू V अपॉन R, तो 12 अपॉन 4, दैट विल बी 3 एम्पियर। तो दोनों चीज़ हमारी हो गई। तो बोर्ड में कुछ इसी तरीके से सिंपल से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड एंड टफ नहीं पूछे जाते। तो इन्हीं बातों का हमें इसमें ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसका क्या मतलब है कि जब भी किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा तो उसमें हीट डेवलप होगी। जैसे कि आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कोई भी डिवाइस अगर रन कर रहा है, चालू है वो, तो वो किसमें क्या होगा कि हीट प्रोड्यूस होने लग जाती है। जैसे बल्ब आपने देखा है, फैन की मोटर के ऊपर अगर आप हाथ लगाओगे, कवर के ऊपर ही आप हाथ लगा लेना, उसमें भी थोड़ी बहुत हीट आपको महसूस होगी। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट। डेफिनेशन क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस हीट, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसी इफेक्ट पे आपने इलेक्ट्रिक आयरन जो इस्त्री करने के काम आती है, वो आपने देखा वो गर्म होती है, हीटर होता है, रूम हीटर होता है, गीज़र होता है, तो ये इसी इफेक्ट पे काम करते हैं। तो जूल ने इसी के ऊपर लॉ दी थी, वो क्या है कि हीट डेवलप्ड इन एनी कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। कहने का मतलब क्या है कि H विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। दूसरी बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर में उतनी ज़्यादा हीट डेवलप होगी। ठीक है, और तीसरी बात क्या बोली कि जितने टाइम के लिए आप उसको रन कराओगे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को आप चलाओगे, उतनी ही ज़्यादा उसमें हीट डेवलप होती है। ये नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो तीनों को मिला के एक इक्वेशन क्या बनी, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। यहाँ पर हमने कांस्टेंट जो है उसको 1 मान लिया कि कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई फैक्टर ऐसा नहीं है इन तीनों के अलावा। तो हीट का फॉर्मूला सिंपल सा है, I स्क्वायर RT। इसको हम जूल्स इक्वेशन फॉर हीटिंग भी बोल देते हैं। तो आपके मन में एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि हीट डेवलप होती क्यों है। देखिए, हमने बात की थी पहले कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स वो फ्लो करते हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं मान लो। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप एक ही लाइन में आप उनको मानोगे कि एक ही लाइन में चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा नहीं है। उनका जो मोशन होता है वो रैंडम होता है।
वो अदर आयंस के साथ टकराएंगे, उल्टे सीधे चलते हुए जाएंगे। तो जिस तरीके से कोलाइड करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स या आयंस के साथ, तो उनकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो उसकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। रबिंग के बाद कोई भी चीज़ हो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फ्रिक्शन की वजह से, रबिंग की वजह से। तो ठीक इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के साथ भी ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। अदर फॉर्मूले जो हम बोल सकते हैं वो क्या है, पहला तो हमारा यही है कि H = I²RT। तो H = I²RT के अलावा एक दो फॉर्मूले और हैं जो हम यूज़ करते हैं हीटिंग इफेक्ट में हीट प्रोड्यूस के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए। पहला क्या था कि H = I²RT, ठीक है। उसके अलावा क्या फार्मूला बनाया जा सकता है, V = IR होता है, किस में होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था। तो V = IR और H = I²RT में I × RT इसको बोला जा सकता है। तो IR को हम क्या लिख सकते हैं, V। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन जाता है H = VIT, ठीक है। उसके अलावा हम I = V/R भी पुट कर सकते हैं I²RT में। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, H = V² R² × RT। R से R कैंसिल आउट, एक R कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा V²/R × T। तो एक फॉर्मूला ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा हमारे पास है ही जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये तीन फॉर्मूले हम याद रख सकते हैं हीट प्रोड्यूस के अमाउंट को निकालने के लिए। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या मतलब है। अच्छा, हमने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन को ज़रा रिमाइंड कीजिए इसको, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वर्क डन फॉर मूविंग अ चार्ज, है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी उसी से लेना देना है, पूरा लेना देना है। वो क्या है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो जो वर्क हम कर रहे थे वो क्या एक एनर्जी की फॉर्म में ही तो कर रहे होंगे, किसी ना किसी एनर्जी की वजह से कर रहे होंगे। तो वही एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज टू मूव इलेक्ट्रिक चार्जेस विद द हेल्प ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के बिना तो आप मूव करा ही नहीं सकते चार्ज को, है ना। तो V = W/Q है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज था, तो वर्क को ही हम इक्विवेलेंट मानते हैं एनर्जी के। तो V = E/Q भी हम बोल सकते हैं, V = E/Q, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, W = वर्क डन जो कि इस वाले फॉर्मूले में है, और E इज़ द एनर्जी और Q इज़ द चार्ज। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, E = QV। ये कैसे आया, ये इसी फॉर्मूले से आया, E = QV। तो यही एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इस तरीके से अदर फॉर्मूले भी हम इसके निकाल सकते हैं। जैसे हमने क्या बोल दिया, E = V × Q या Q × V। तो Q = क्या होता है, I × T, करेंट × टाइम। तो हमने पुट कर दिया यहाँ पर E = V × I × T, ठीक है। दूसरा V = IR होता है, पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा E = I²RT। और तीसरा I = V/R होता है, तो यहाँ पर भी दोबारा पुट करके तीसरा फॉर्मूला ये बन जाता है। तो फॉर्मूले वही हैं जो हमने हीट के लिए यूज़ किए थे। कि पहला उसमें क्या यूज़ किया था, H = I²RT, यहाँ पे क्या हो जाएगा, E = I²RT। एक था वहाँ पे H = VIT, यहाँ पे E = VIT। और यहाँ पे क्या है कि H = V²/RT और E = V²/RT यहाँ पर भी है। अच्छा, फॉर्मूला सेम होने की वजह क्या है, क्योंकि हीट इज़ ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी हो, हीट हो या वर्क डन हो, तीनों के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। ये बात बिल्कुल नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट प्रोड्यूस बाई इलेक्ट्रिक करंट, तीनों का फॉर्मूला सेम ही रहेगा। आगे देखिए जरा, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर इन शॉर्ट। तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, या फिर रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। कुल मिला के जितना वर्क डन हम कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, या फिर जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर। तो एक तरीके से ये रेट को डिफाइन कर रहा है, रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो
मान लीजिए अगर W इज़ द वर्क डन इन द टाइम T, देन पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन टाइम। इसकी ऐसा यूनिट वर्क डन की क्या होगी, जूल, और टाइम की सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड को ही हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, वॉट। तो अदर फॉर्मूले जो हम डेराइव कर सकते हैं पावर के लिए, पहला क्या है, पावर इक्वल टू वी आई। अब ये कैसे आया, हमने निकाला था E इक्वल टू वी आई टी, और एनर्जी डिवाइड बाई टाइम को हम क्या बोलते हैं, पावर डिवाइड बाई टाइम कर दिया, T से T कैंसिल आउट हो गया, तो पावर इक्वल टू वी आई, ऐसे भी याद रख लीजिए आप, ठीक है ना। तो पावर इक्वल टू वी आई। एक है V इक्वल टू आई आर होता है, तो V इक्वल टू आई आर पुट करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या फिर P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ओम्स लॉ से आ गया। और तो तीन फॉर्मूले हो गए यहाँ पे भी, P इक्वल टू वी आई इक्वल टू आई स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। फ़र्क क्या है यहाँ पे, सिर्फ टाइम का फ़र्क है, क्योंकि टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो गया, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते तो आई स्क्वायर आर टी होता, और टाइम से टाइम डिवाइड करते, क्योंकि हमें पावर निकालनी है, तो टी से टी कट गया। इसलिए हर एक टर्म में, हर एक फॉर्मूले में टाइम नहीं है, बाकी का फॉर्मूले इसके भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे ही है, विदाउट टाइम, क्योंकि टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो गया। याद करने का तरीका है ये। हाँ, आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन 1 वॉट ऑफ पावर। तो 1 वॉट ऑफ पावर क्या है कि 1 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। क्योंकि फॉर्मूला हमने क्या बोला पावर का, कि पावर इक्वल टू वी आई, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हमने 1 वोल्ट कर दिया, और करंट को भी हमने क्या कर दिया, 1 एम्पियर कर दिया। तो वहाँ पे जो पावर मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 1 वॉट की मिलेगी, 1 वॉट। तो सिंपली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे, इट इज़ कंज्यूम्ड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। नेक्स्ट है आपका कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब क्या है कि वाणिज्यिक तौर पर, वाणिज्यिक का मतलब कमर्शियल हो गया, जो भी इंडस्ट्रीज़ में, घरों में जो बिजली का बिल आता है उसकी यूनिट के हिसाब से आता है ना, तो उस यूनिट का क्या मतलब है। बिजली की अलग अलग यूनिट होती हैं, जैसे मैंने बताया कि जूल है ना, तो जूल को बड़े स्तर पर, बड़े स्केल पर उसको मेज़र करने के लिए एक यूनिट यूज़ करते हैं हम वहाँ पर, वो क्या है, कमर्शियल यूनिट। और उस कमर्शियल यूनिट का मतलब क्या हो गया, किलोवाट आवर। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर। अब ये कैसे आया, देखिए यार, कि एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, पावर इनटू टाइम, क्योंकि पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम हो गया, ठीक है। पावर को हमने क्या बोल दिया, किलोवाट, है ना, और टाइम को हमने क्या बोल दिया, आवर। तो कुल मिला के पावर इनटू टाइम ही कर रहे हैं, तो कोई भी बुराई नहीं है इसमें लिखने की। लेकिन कर क्यों रहे हैं ऐसा, कर इसलिए रहे हैं क्योंकि जो भी कमर्शियल पर्पज़ में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं वो एक स्मॉल अमाउंट में नहीं, काफ़ी लार्ज अमाउंट में। अगर हम छोटी सी कोई यूनिट यूज़ करते हैं, जैसे मान लो कि अगर आपको एक्सप्रेस करनी है डिस्टेंस, किलोमीटर्स की बजाय आप मान लो उसको सेंटीमीटर में कर रहे हैं, तो बहुत ही ऑड लगता है उसको बोलने में भी, और मेरे ख्याल से सुविधा भी ना होती। मान लो आप 150 किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में करके बोलोगे तो बहुत ही अजीब लगेगा ना। तो इसीलिए ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी को हम क्या करते हैं, ज़्यादा बड़ी यूनिट से एक्सप्रेस करते हैं, किलोवाट आवर से हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो 1 किलोवाट आवर इज़ द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट। 1 किलोवाट पावर इंटू 1 आवर, ठीक है ना, ये क्या हो गया, 1 किलोवाट आवर। इट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, ये याद रखना है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वाट को देख के ध्यान आता है कि पावर है, पावर नहीं, इट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। नाउ सपोज दैट यू वांट टू एक्सप्रेस द 1 किलोवाट आवर इनटू जूल्स। तो क्या करना होगा, किलोवाट को आप चेंज करोगे किस में, वॉट में, और 1 आवर को आप चेंज करोगे सेकंड्स में। तो यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर इंटू जूल्स। एक नंबर में पूछी जाती कई बार बोर्ड में भी। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज आर एक्सप्रेस्ड इन किलोवाट आवर। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड ड्यूरिंग अ मंथ इज एक्सप्रेस्ड इन
यूनिट्स, क्योंकि 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 1 किलोवाट आवर हो गया, और जो भी बिजली का बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से ही आता है और मंथली आता है। चलिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं कमर्शियल यूनिट के ऊपर, जिसमें आपको 2 बल्ब दे रखे हैं और हर एक की रेटिंग दे रखी है 100 वाट, 10 घंटे के लिए डेली चलते हैं। एक रेफ्रिजरेटर दे रखा है जिसकी पावर दे रखी है 1000 वाट, 24 घंटे वो डेली चलता है। आपको बिजली की कॉस्ट बतानी है 6 रुपये यूनिट के हिसाब से, एक मंथ की निकाल लेते हैं। चलो, तो क्या करना है, 2 बल्ब्स जिनकी 100 वाट ईच दे रखी है, तो इसका मतलब 2 बल्ब की कितनी होगी पावर, 2 × 100, दैट विल बी इक्वल्स टू 200 वाट। किलोवाट में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा, 0.2 किलोवाट। ठीक है, ऐसी रेफ्रिजरेटर है जिसकी 1000 वाट दे रखी है पावर, तो 1000 डिवाइड बाई 1000 करोगे तो ये आ जाएगी आपकी 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट इज़ द पावर फॉर रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अब ये जो बल्ब हैं 2, वो जलते हैं कितने 10 घंटे डेली, तो इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 यूनिट, है ना। और इसमें आप 24 घंटे यूज़ कर रहे हो रेफ्रिजरेटर को, तो इसका आ जाएगा कितना, 24 यूनिट, ये पर डे का आ गया, है ना। तो पर डे आप यूज़ कर रहे हैं 24 + 2 यूनिट, दैट विल बी 26 यूनिट पर डे, है ना। तो 26 मल्टीप्लाई बाई किया हमने 30, एक मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए आ गया। 1 मंथ की एनर्जी कितनी यूज़ कर रहे हैं आप यूनिट में, किलोवाट आवर में, इनटू कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया 6 रुपये यूनिट के हिसाब से, तो ये आपका आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 468 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से हम एस्टिमेट करते हैं बिजली की कॉस्ट को जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये थे चैप्टर्स के फाइनल टॉपिक्स। हमारे 10th क्लास की इलेक्ट्रिसिटी में बस इतने टॉपिक्स हैं। इसके बाद जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लेकिन उससे पहले हमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने हैं जिससे कि हमारे जो टॉपिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे न्यूमेरिकल्स कुछ करते हैं हम। ओके, थैंक यू।